बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप मुझे कंफर्म कीजिए, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जनाब, इससे पहले कि मैं टॉपिक पे आ जाऊँ, आपसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग टाइम पे काइंडली क्लास में आ जाया करें, ठीक है? आपको बताया था कि हम एक ही क्लास वीक में रख रहे हैं, तो आप 8 बजे पूरे रेडी रहा करें। अभी भी कोई 20-22 लोग जो हैं वो मौजूद है क्लास में, और बाकी लोग अभी एब्सेंट हैं। तो ज़रा थोड़ा 5-10 मिनट पहले ही इसमें क्लास में आ जाया करें, ताकि हम टाइमली इसको स्टार्ट करें और फिर फिनिश भी करें, ठीक है? ओके जी। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस की थी मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, आपको याद होगा, ठीक है? और उसके एंड पे हमने कुछ लेसन्स भी लिए थे, और कुछ प्रैक्टिस भी मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज की करवाई थी। तो उम्मीद है कि उस टॉपिक में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम प्रोसेस कॉस्टिंग है। उस टॉपिक का नाम क्या है जी? प्रोसेस कॉस्टिंग। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, रिमाइंड कराता चलूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो आपको याद है ना, क्या है? हमने किसी वक्त में पढ़ा था। कॉस्ट अकाउंटिंग का प्राइम ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाहते हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। वी वांट टू कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ व्हाट वी आर मेकिंग और व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग टू आवर कस्टमर्स। अब बात यह है कि ये जो पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन है, ये तमाम इदारों के लिए एक तरह से नहीं की जाती। मेनली दो तरह के तरीके हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है? मेनली कितनी तरह के तरीके हैं? दो तरह के तरीके हैं जिसके जरिए आप अपनी पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। उनके नाम आप जरा नोट कर लें, आप लिख लें, ठीक है? जो मेनली दो तरह के मेथड्स मैं बार बार कह रहा हूं वो कौन से? एक मेथड को नाम दिया जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है? मैं लिखता हूँ यहाँ पे, चैट में लिख रहा हूँ, प्रोसेस कॉस्टिंग है जी। और दूसरा नाम है जॉब कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग या जॉब कॉस्टिंग। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से बात समझाना चाहता हूँ, दोनों में फर्क, फिर डिटेल में बात करूँ, ठीक है? पहले कोशिश करता हूँ एक ऐसी मिसाल दे दूँ जिससे आपको फौरन वाजे हो जाए कि प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होगा। फर्ज कीजिए कि आप 4-5 दोस्त मिलकर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, ठीक है? और एक ही तरह का ऑर्डर आप प्लेस करते हैं। तमाम दोस्त एक ही तरह का ऑर्डर प्लेस करते हैं। यानी अगर एक शख्स जो है वो कोई एक बर्गर मंगवा रहा है तो दूसरा भी वही बर्गर, तीसरा भी वही, तो एक ही तरह का ऑर्डर सारे दोस्त जो हैं वो प्लेस कर रहे हैं। अब जब बिल आएगा तो वो बिल जो है वो सारे दोस्त आपस में डिवाइड करना चाह रहे हैं। अब 5 लोगों का बिल था, आप उसको 5 पे इवनली अगर स्प्रेड कर दें तो एक जो हर एक शख्स है उसकी कॉस्ट मालूम हो सकती है कि उसको कितना बिल पे ऑफ करना, राइट? जब आप टोटल बिल को यूं नंबर ऑफ पर्सन पे स्प्रेड कर देते हैं इवनली, क्योंकि हर एक का ऑर्डर एक ही जैसा था, तो हम इसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। ये मैंने समझाने के लिए ऐसी मिसाल दी, ठीक है? यानी प्रोसेस कॉस्टिंग में कहने का मतलब ये है कि तमाम यूनिट्स एक ही तरह के होते हैं, और टोटल कॉस्ट को हम नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर क्या कर देते हैं? इवनली स्प्रेड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और यूं हर यूनिट को इक्वल अमाउंट जो है वो कॉस्ट की चार्ज हो जाती है। ये है प्रोसेस कॉस्टिंग, सादा जुबान। और अगर मैं कहूं कि हर बंदा मुख्तलिफ तरह का ऑर्डर प्लेस कर रहा है, ठीक है? किसी का महंगा ऑर्डर है, किसी का सस्ता ऑर्डर है, और फिर अपना अपना बिल भी अलग अलग दे रहे हैं। जिसका महंगा ऑर्डर था वो उसको ज्यादा पैसे पड़ेंगे, बिल का ज्यादा हिस्सा वो देगा। जिसका छोटा ऑर्डर था, सस्ता ऑर्डर था, वो अपने हिस्से का बिल देगा। अगर ऐसी कोई कहानी है, ऐसी कोई स्टोरी है, तो हम उसको जॉब कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। क्या आपको इंस्टेंटली एक आइडिया मिल गया?
प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में फ़र्क का बाकी डिटेल तो मैंने बतानी है, वो तो जाहिर है उस पर काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन एक फ़ौरन एक आइडिया देने के लिए मैंने आपकी ये एक मिसाल रखी है सामने। तो नबील साहब को तो समझ आया कि प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में बुनियादी फ़र्क क्या है। बाकी दोस्त भी ज़रा कंफर्म करें प्लीज़। ओके, ठीक है, ठीक है। तो अभी के लिए जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? प्रोसेस कॉस्टिंग। और ज़रा याद रखिए कि ये प्रोसेस कॉस्टिंग पे अच्छा खासा हमारा टाइम खर्च होगा। यानी कह लीजिए कि चूंकि हम वीक में एक ही लंबी क्लास लगा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि कम से कम हमारे 3 या 4 वीक तो इस पे लगेंगे। एक महीना तो कह लें कि हम प्रोसेस कॉस्टिंग को ही पढ़ते रहें। राइट जी अदनान साहब, मैंने ये बताया कि प्रोसेस कॉस्टिंग में तो टोटल कॉस्ट को हम स्प्रेड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पर, क्योंकि हर यूनिट पर एक ही तरह की कॉस्ट आ रही होती है। हर यूनिट एक ही जैसा होता है, होमोजीनियस होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो जॉब कॉस्टिंग है ना, उसमें हर ऑर्डर डिफरेंट होता है, हर ऑर्डर दूसरे ऑर्डर से मुख्तलिफ होता है, और इसीलिए हमें हर ऑर्डर की कॉस्ट को अलहदा से कैलकुलेट करना पड़ता है। किसी पर ज्यादा कॉस्ट आ रही होती है, किसी पर कम आ रही होती है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि टोटल कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे डिवाइड करें, ऐसा नहीं कर सकते। वी हैव टू कीप एंड मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ईच ऑर्डर सेपरेटली। हमें हर ऑर्डर से रिलेटेड कॉस्ट को अलहदा से रिकॉर्ड में लाना पड़ता है। ठीक है, वेलकम जी प्रधान साहब, वेलकम। अच्छा मैं ये बता रहा था कि प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर हमारा काफ़ी टाइम खर्च होगा, और इस पे आपसे एक असाइनमेंट भी मैं आपसे बनवाऊंगा। आप साथ साथ करते जाइएगा काम, जैसे जैसे मैं करवाता जाऊंगा, और पेपर में भी आप मुझसे इस पे से सवाल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं पूछा करता हूँ प्रोसेस कॉस्टिंग से। तो मैं प्रोसेस कॉस्टिंग पर थोड़ा तफसील से बात करने जा रहा हूँ। मेरी बात को गौर से समझिएगा, कहीं मुश्किल हो तो मुझे आप पूछ लीजिए। प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसा कॉस्टिंग का तरीक़ाकार है जो कि यूज करती हैं ऐसी कंपनीज, जिसके बारे में मैंने अभी आपको एक इशारा दिया, जहां होमोजीनियस आइटम प्रोड्यूस होती हैं। होमोजीनियस तो आप समझते हैं ना, आइडेंटिकल, यानी एक यूनिट और दूसरे यूनिट में आप फर्क नहीं कर पाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डिस्टिंग्विश वन यूनिट ऑफ आउटपुट फ्रॉम द अदर यूनिट ऑफ आउटपुट। सारी चीजें आपको एक ही तरह की लगती हैं। कितनी ही एग्जांपल्स हैं हम लोग ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो फूड एंड ड्रिंक्स की आइटम्स प्रोड्यूस होती हैं, फूड आइटम्स या ड्रिंक्स, आपने देखा कि एक कोल्ड ड्रिंक और दूसरे कोल्ड ड्रिंक की शक्ल बिल्कुल एक जैसी होती है, उनमें आप फर्क नहीं कर पाते। एक जूस के डिब्बे में और दूसरे जूस के डिब्बे में कोई फर्क नहीं कर पाते, ठीक है। इसी तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, आप में से कई दोस्त वहां पे काम करते होंगे, तो वहां पर एक ही जैसी जो दवाइयां हैं वो बन रही होती हैं, एक ही जैसा की टैबलेट्स बन रही हैं, एक ही तरह के इंजेक्शंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, फिर जनाब अली शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये मैंने आपको कई ऐसी मिसालें दी हैं। फूड एंड ड्रिंक्स की आइटम मैंने आपको मिसाल दी है, सीमेंट के कारखाने की मिसाल दी है, चीनी का कारखाने की मिसाल दी है। वहां पर स्टैंडर्ड आइटम्स एक ही तरह की प्रोड्यूस हो रही, राइट। ऐसी जगहों पर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कौन सा तरीका यूज किया जाता है? बताएं, लिख के बताएं, कौन सा तरीका यूज होगा यहां पर? प्रोसेस कॉस्टिंग, बिल्कुल ठीक है, याद रखना है, शाबाश। इसको कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग जिन कंपनीज में यूज होती है, जिनकी मैंने एग्जांपल्स दी हैं, वहां पर कुछ और भी खासियतें, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स हैं उन इस कॉस्टिंग मेथड, वो भी आपको याद रखनी चाहिए। मसलन एक खासियत जो आपको देखने को नजर आएगी वो ये है कि आउटपुट ऑफ द वन प्रोसेस becomes the input to the second process. Output of the second process becomes input to the third process, and so on, until and unless the product gets finished in the final process. देखें, मेरी बात सुनें।
आपको पता है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि एक कंपनी है जो कि शर्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, एक स्टैंडर्ड साइज की, स्टैंडर्ड कलर की, ठीक है, एक स्टैंडर्ड डिजाइन की, वो एक ही तरह की शर्ट्स जो हैं वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, गारमेंट्स की फैक्ट्री है, वहां पर कोई जीन्स बन रही है या कोई शर्ट बन रही है। तो शर्ट्स जो बन रही हैं, अब उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, है ना। पहले प्रोसेस में जैसे कपड़े की एक स्टैंडर्ड साइज में उसकी कटाई की जाएगी, कटिंग होगी उसकी, फिर आगे चल के उसकी स्टिचिंग होगी, ठीक है, स्टिचिंग के बाद उसको फिनिश किया जाएगा, उसको प्रेस किया जाएगा और फिर उसको पैक किया जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं कि पहले कटिंग हो रही है, फिर स्टिचिंग हो रही है, फिर फलाना प्रोसेस हो रहा है, फिर फलाना प्रोसेस हो रहा है, राइट। तो मैं ये कह रहा हूं पहला जो प्रोसेस है वो जो अपने हिस्से का काम परफॉर्म करेगा वो उसकी क्या होगी, आउटपुट कहलाएगी ना। पहले डिपार्टमेंट ने सिर्फ कटिंग करनी थी, तो कपड़ा लिया उन्होंने रॉ क्लोथ और उसको एक स्टैंडर्ड साइज में काट दिया। अब ये उनकी आउटपुट है। मैंने क्या कहा था, आउटपुट ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस बिकम्स इनपुट टू द नेक्स्ट, यानी उसी आउटपुट के ऊपर अब दूसरा प्रोसेस अपना काम परफॉर्म करेगा। फिर जो उनकी आउटपुट होगी वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे थर्ड प्रोसेस को। तो एक की आउटपुट, दूसरे की इनपुट, दूसरे की आउटपुट, तीसरे की इनपुट, तीसरे का आउटपुट, चौथे की इनपुट। बात समझ आ रही है मेरी? बोलें, लिख के बताएं। एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट बन जाती है, यानी दूसरा उसी के ऊपर फर्दर वर्क परफॉर्म करता है, और यूं करते 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 आपकी प्रोडक्ट जो है वो फाइनल शेप में आ जाती है और फिनिश गुड्स स्टॉक रूम के अंदर भेज दी जाती है, ठीक है। दूसरी बात, आपका जो इनपुट है नॉट नेसेसरी कि वो 100% आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए। आपका जितना इनपुट है ये जरूरी नहीं है कि वो सारे का सारा आउटपुट में बदल जाए। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, देयर कैन बी सम प्रोसेसिंग लॉस। आपके इनपुट में से कुछ वेस्टेज भी हो सकती है। आप अपनी अपनी वर्क प्लेसेस के बारे में सोचें, जहां जहां आप काम करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को दिमाग में लेकर आए। अगर कहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको नजर आएगा कि हाँ यार, कुछ वेस्टेजेस भी होती हैं उसके अंदर, है ना। कैसे, मैं मिसाल दूं, एक टेलर जो है, जब आप उसको अपना कपड़ा देते हैं सूट सिलने के लिए, तो जितने मीटर कपड़ा देते हैं, क्या वो सारा कपड़ा आपके सूट के अंदर यूज हो जाता है? नहीं, बल्कि कपड़े को काटते हुए उसके कुछ पीसेस जो हैं कपड़े के, वो वेस्टेज में भी निकल जाते हैं, है ना। कटाई के दौरान कुछ पीसेस आपके जाया भी हो जाते हैं। तो सारा कपड़ा जो है, जितनी इनपुट आप देते हैं वो सारी आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि देयर इज सम वेस्ट इन्वॉल्व। इसी तरह हर फैक्ट्री के अंदर, हर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में थोड़ा बहुत इनपुट जो है वो वेस्टेज की सूरत में निकल सकता है, जाया हो सकता है, ठीक है। या यूं कह लीजिए कि आप 100 पीसेस अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी चीज के, 100 पीसेस बना रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि 100 के 100 पीस जो है वो गुड आउटपुट होगी या सही निकले। देयर कैन बी सम यूनिट्स दैट मे बी रिजेक्टेड बाय द क्वालिटी डिपार्टमेंट। जो क्वालिटी इंस्पेक्शन करते हैं या सर्वेयर होते हैं, हो सकता है कि कुछ चीजें आपकी क्वालिटी के मयार पे पूरा ना उतर रही हो, कंफॉर्मेंस ना कर रही हो, या कंप्लायंस ना कर रही हो क्वालिटी की, तो दे कैन बी डिस्कार्डेड, they can be rejected by the quality department, quality inspection department, right? So input जरूरी नहीं है सारी आउटपुट में बदले। दो बातें हो गई। फिर एक और बात है, तीसरी बात यह है कि हर माह के एंड पर, हर पीरियड के एंड पर, देयर कैन बी सम यूनिट्स विच आर इन द प्रोसेस। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो अभी तैयारी के अमल में हो, प्रोसेस में हो, यानी उस पर कुछ मटेरियल, कुछ लेबर, कुछ एफओएच लग चुका हो, और कुछ मटेरियल, लेबर, एफओएच अभी उस पर लगने बाकी है। ये भी पॉसिबल, ठीक। इसको हम कहते हैं एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस। पढ़ा हुआ है यार आपने, वो याद करें ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जब हमने पढ़ी थी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, तो उसमें वो इन्वेंट्रीज का जिक्र नहीं आता था। मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री, मटेरियल की क्लोजिंग, फिर वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। तो मैं वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट पीरियड के लिए फिर ओपनिंग इन्वेंट्री के तौर पर यूज की जाती है।
अच्छा जी, तो ये मैंने आपको कुछ प्रोसेस कॉस्टिंग की क्या बताई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स दोहरा लें। चलें मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। मैंने कहा है आउटपुट, एक प्रोसेस की आउटपुट दूसरे प्रोसेस की इनपुट बन जाती है, दूसरे की आउटपुट अगले नेक्स्ट वाले की इनपुट बन जाती है, इस तरह से मामला चलता है। दूसरी मैंने क्या बताई थी बात, ज़रूरी नहीं है कि सारी इनपुट जो है वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए, कुछ वेस्टेज या लॉसेस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तीसरी बात मैंने क्या बताई है, मैंने कहा है हर महीने के या हर पीरियड के एंड पे देयर कैन बी सम गुड्स विच आर इन द प्रोसेस, दे आर नॉट येट फुली कंप्लीट, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस की पॉसिबिलिटी भी मौजूद रहती है। तो यहाँ तक आप मुझे ओके करें ताकि मैं फिर आगे अब न्यूमेरिकल वर्क की तरफ बढ़ूँ, कंफर्म करें। शाबाश, रेहान ने बता दिया जी, नबील, वलीद, गुड, ठीक है। अब मैंने थोड़ा बहुत थ्योरी जो बतानी थी भाई वो तो मैंने थोड़ी सी बता दी, ठीक है। अब हम आते हैं कि काम क्या करना है, पेपर में क्या पूछना है, और प्रैक्टिकली जहां आप काम कर रहे होंगे वहां पर क्या हमें किस टाइप की कोई रिपोर्टिंग करनी होगी। अब मैं रिपोर्ट की तरफ आ, ठीक है, कॉस्ट की कैलकुलेशन की तरफ आ। असल में तो आपको बताया ना प्रोसेस कॉस्टिंग किस चीज का नाम है, कॉस्ट को कंप्यूट करने का ये एक तरीका कार है। और ये कहाँ यूज होगा, जहां आप एक ही तरह की चीजें बेशुमार लॉट में, बड़ी लॉट में, बड़ी मिकदार में आप रिपीटेड प्रोसेस के थ्रू बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें एक तैयार करनी है रिपोर्ट। हमें सीखनी क्या है, वी हैव टू लर्न, आज हमें सीखनी है, हमारे पास तकरीबन 1.5 घंटा भी मौजूद है। हमें आज सीखनी है एक रिपोर्ट। उस रिपोर्ट का नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का लफ्ज तो मतलब पता है ना आप, पैदावारी लागत, प्रोडक्शन की कॉस्ट। तो उसी नाम के आगे आप रिपोर्ट का लफ्ज लगा दें। वी हैव टू प्रोड्यूस अ रिपोर्ट विच इज नेम्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। इसको प्रोसेस कॉस्ट शीट भी कहा जाता है कभी कभी, प्रोसेस कॉस्ट शीट, ठीक है। तो प्रोसेस कॉस्ट शीट कह लें या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट कह लें, CPR इसका एब्रीविएशन है, CPR, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट कैसे बनेगी, इसके स्टैंडर्ड पार्ट्स कौन से हैं, मुझे कम से कम 15 मिनट तो मुझे लग जाएंगे ये इसका फॉर्मेट आपको समझाते हैं, मिनिमम, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा जब आपने इसको सीख लिया तो पूरे चैप्टर में पूरा 3-4 हफ्ते तक हमने यही काम करते रहना, ये ज़हन में रखें। तो ये फॉर्मेट मेरे से अच्छी तरह सीख लें, एक दफ़ा सीख लें, और उसके अंदर फिर वैल्यूज़ को डाल के मैं आपको क्वेश्चन भी आज 1 या 2 क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। तो है तो आसान, मुश्किल नहीं है। 1-2 दफ़ा जब मैंने कहा है ना, पहली दफ़ा तो कोई भी चीज़ मुश्किल लगती है, अभी आप 1 या 2 दफ़ा करेंगे ना जब सवाल मेरे साथ, फिर आपको ये आसान लगना शुरू हो जाएगा। तो घबराना नहीं है बिल्कुल। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक्सेल की फाइल, ठीक है। मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत की हुई है, एक्सेल की एक फाइल तैयार की है, उस पर अच्छा खासा टाइम लगता है क्योंकि अब मेरे सामने बोर्ड तो नहीं ना है, तो फिर मैंने एक्सेल की फाइल बनाई है, उसके ऊपर आपके लिए काम किया हुआ है। जैसे मैंने लास्ट टाइम मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए भी फाइल एक बनाई हुई है ना, इस पे मैंने ज़्यादा मेहनत की हुई, आप देखेंगे। तो उसको आइए समझने की कोशिश करते हैं। जी, तो ये आपके सामने इस वक्त रिपोर्ट है, और मैंने इस रिपोर्ट को डायसेक्ट किया हुआ है, इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है 5 हिस्सों में। आप देख रहे हैं मैंने इसके हिस्सों के नाम भी लिखे हैं। ये पहला हिस्सा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, ठीक है। ऐसे आपने नंबरिंग तो नहीं करनी पेपर के अंदर, लेकिन मैं यहाँ पर समझाने के लिए मैंने इसको यू नंबरिंग कर दी,
ठीक है, आपने बस इसको ऊपर नीचे यूं बनाते जाना पेपर के अंदर, मैं आपको दिखा दूंगा, आपने बिल्कुल घबराना नहीं। तो चलिए जी, पहले स्टेप से शुरू करते हैं। ये जो पहला पार्ट है जिसको मैंने लिखा हुआ है, ये कुछ भी नहीं है सिवाय टाइटल के। रिपोर्ट के ऊपर जो टाइटल होता है ना, ये टाइटल की 4 लाइनें हैं जो आपको याद रखनी। ठीक है, ये तो मुफ्त के नंबर है, इसमें तो कुछ है नहीं समझने वाला। पहली लाइन पर कंपनी का नाम है जी, जिस कंपनी के लिए आप रिपोर्ट बना रहे हैं उस कंपनी का जो नाम है, नेम ऑफ द कंपनी, वो पहली लाइन के अंदर आप मेंशन करेंगे। XYZ कंपनी, ABC ब्रदर्स, या व्हाटएवर जो भी नाम हो। क्वेश्चन में दिया होगा तो वहां से देख के लिख लें, ना दिया हो अपने पास से ना लिखें, खाली एक लाइन इस तरह से बना के छोड़ दो। दूसरा नंबर, सेकंड लाइन के ऊपर उस डिपार्टमेंट का नाम या नंबर मेंशन करना है जिस डिपार्टमेंट के लिए हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं। मैंने अभी कहा था कि आपका पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो साइकिल है या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड होता है, कह रहा था अभी मैं थोड़ी देर पहले। कटिंग डिपार्टमेंट, स्टिचिंग डिपार्टमेंट, ये हर प्रोसेस के ऊपर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है ना, तो उसी मुनासबत से हम उसका नाम रख लेते हैं। जो कटिंग कर रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, कटिंग डिपार्टमेंट। जो कोई चीज प्रेस हो रही होगी हम उसको क्या कह सकते हैं, प्रेसिंग डिपार्टमेंट। कहीं अगर आपकी कोई मुख्तलिफ पार्ट्स को असेंबल किया जा रहा है, अगर कोई इस टाइप का काम है, तो हम उसकी मुनासबत से उसका नाम रख सकते हैं असेंबलिंग डिपार्टमेंट या असेंबली डिपार्टमेंट, है ना। कहीं कोई चीज आप मिक्स कर रहे हैं दो मटेरियल्स को, तो हम उसका नाम मिक्सिंग डिपार्टमेंट रख सकते हैं, ठीक। या कोई ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट, कोई पैकिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट, रोलिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। इस तरह से अब उसका नाम जो है वो हम रख सकते हैं। स्ट्रेचिंग डिपार्टमेंट, ये डिपेंड करता है आप वहां पे किस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम कोई ना कोई डिपार्टमेंट का नाम रख सकते हैं। या ये नहीं तो डिपार्टमेंट का कोई नंबर रख सकते हैं, डिपार्टमेंट नंबर 1, डिपार्टमेंट नंबर 2, डिपार्टमेंट नंबर 3, डिपार्टमेंट नंबर 4, या डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी, इस तरह से। बहरहाल, तो हर डिपार्टमेंट के लिए ये रिपोर्ट अलहदा से प्रोड्यूस की जाएगी। दिस रिपोर्ट विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन मंथली बेसिस फॉर एवरी डिपार्टमेंट सेपरेटली। तो जो भी डिपार्टमेंट आपको वो कहेगा सवाल के अंदर, आपने उस डिपार्टमेंट का नाम या नंबर मेंशन कर देना। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट नंबर 1, सही है। उसके बाद थर्ड लाइन पे आपने यही लिखना है जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट का नाम लिखा हुआ है। क्या बनाने जा रहे हैं हम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट एक दौरानिए, एक ड्यूरेशन के लिए बन रही है, एक टाइम इंटरवल के लिए बन रही है। वो टाइम इंटरवल आमतौर पे महीना होता है, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले। ये मंथ वाइज रिपोर्ट बनती है। तो चौथी लाइन पे क्या लिखेंगे, फॉर द मंथ एंडेड जनवरी 31, जो भी महीना है, ठीक है। जनवरी 31 अगर है तो आगे साल आ जाएगा, या फरवरी या मार्च या दिसंबर या अक्टूबर, जो भी मंथ होगा उसकी आखिरी डेट हम यहाँ पे साथ में मेंशन करें। तो भाई इस 5 स्टेप्स की रिपोर्ट के अंदर पहले स्टेप में कुछ भी नहीं था सिवाय 4 लाइनों के टाइटल के। क्या क्या आया, कंपनी का नाम, फिर डिपार्टमेंट का नाम, फिर रिपोर्ट का नाम, और फिर पीरियड। कंपनी का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, रिपोर्ट का नाम, और फिर पीरियड का जिक्र। ओके हो गया जी। चल, पहला स्टेप हमारा परफॉर्म हो गया, इसमें कुछ भी नहीं। सवाल से देख के इंफॉर्मेशन आप इसको उतार लिया करेंगे। अब आ जाए आप सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप जो है इसकी हेडिंग क्या है, इसकी हेडिंग है क्वांटिटी शेड्यूल या क्वांटिटी स्केड्यूल कह लें, क्वांटिटी स्केड्यूल। और आगे इसके 2 कॉलम बने हुए हैं यूनिट्स के लिए, एक आउटर कॉलम है, एक इनर कॉलम। एक कॉलम से भी काम चल सकता था, लेकिन फिलहाल 2 कॉलम बना लें तो ज्यादा अच्छा है। ये उजैर कमर आपकी क्लास के हैं, ये पहले भी मुझे रिक्वेस्ट भेजा करते हैं, जरा कंफर्म करें ये फाइनेंस के हैं, उजैर कमर नहीं, तो फिर ये क्यों मुझे ये भेजते रहते हैं रिक्वेस्ट। सीआर से दरखास्त है यार, इनको जरा मना किया करें, अगर हमारी क्लास के नहीं है तो फिर ये मुझे इस तरह रिक्वेस्ट ना भेजें, ठीक है।
अच्छा, तो क्वांटिटी शेड्यूल या क्वांटिटी स्केड्यूल, नाम से पता चल रहा है ना क्वांटिटी, इसके अंदर फाइनेंशियल अमाउंट कोई नहीं आनी, इसमें मॉनिटरी इंफॉर्मेशन कोई नहीं आनी, इसमें रुपए पैसे की बात कोई नहीं लिखनी इस सेक्शन के अंदर। ये दूसरा सेक्शन जो मैंने बनाया हुआ, यार ये फिर वही है, कौन है, फिर वही है, इस तरह तो मेरा लेक्चर खराब हो गया। सैयद काजिम रजा ये हैं जी फाइनेंस के, बताएं इनको एडमिट करना है या नहीं। सैयद काजिम रजा, नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, ओके, मैं इनको ऐड नहीं कर। क्वांटिटी स्केड्यूल में जैसा कि नाम से कोई इंडिकेशन मिल रही है, आपको इशारा मिल रहा है कि इसके अंदर यूनिट्स की इंफॉर्मेशन आनी है, क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन आनी है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट, इनपुट और उसकी फिर जो डिटेल है ना, वो आपने यहां मेंशन करनी है। मसलन आप देखें क्या क्या चीजें इसमें आनी चाहिए। पहली लाइन पे मैंने लिखा हुआ है यूनिट स्टार्टेड इन द प्रोसेस, यूनिट्स स्टार्टेड, यानी ये दूसरे लफ्जों में यूनिट स्टार्टेड का मतलब इनपुट होता है, यानी कितने यूनिट्स के ऊपर आपने जो है वो प्रोसेसिंग स्टार्ट की है, कितने यूनिट्स को आपने मैन्युफैक्चर करना शुरू किया अपने डिपार्टमेंट के अंदर। मैं फिर बोल रहा हूं, हाउ मेनी यूनिट्स यू हैव स्टार्टेड इन योर प्रोसेस, दैट विल बी मेंशन्ड इन द फर्स्ट लाइन, और इसके सामने ये वैल्यू ये आउटर कॉलम में यहां लिखी जाएगी। मैं अभी आपके साथ कोई सवाल लेके ना करके भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में, पहले मैं सारा फॉर्मेट जरा एक दफा बता दूं, ठीक है। फिर हम जब वैल्यूज लेके करेंगे ना फिर ज्यादा अच्छी समझ आएगी। अभी शायद वैल्यूज के बगैर आधी आधी समझ आएगी, परेशान नहीं होना, आधी भी समझ आती है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यूनिट स्टार्टेड सबसे पहले यहाँ आएंगे। अब यूनिट स्टार्टेड की डिटेल क्या है, उसकी तफसील क्या है कि उसमें से कितने यूनिट्स पर आपने महीने के एंड पर काम मुकम्मल कर दिया, और मुकम्मल करने के बाद उसका क्या करना था आपने, आपके डिपार्टमेंट ने उन यूनिट्स को अगले डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करना था, यही था ना मैंने बताया। तो यहां लिखा हुआ है यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। बिलफर्ज अपने पास से अज्यूम कर लो ना कि 100 यूनिट्स पे हमने काम शुरू किया था, उसमें से 80 यूनिट्स हैं जो हमने कंप्लीट करके फॉरवर्ड कर दी हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट को, ट्रांसफर कर दी। तो यहां पे हम 80 लिख देंगे इसके सामने, ओके। बाकी कितने रह गए, 20। अगर 100 पे स्टार्ट किए हों और 80 उसमें से आउटपुट आपकी निकल आए तो बाकी कितने रह गए, 20, ठीक है। अगली लाइन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें आप, मैं अभी इस पर बात नहीं करना चाह रहा। इसके बाद वो यूनिट्स जो आपकी अभी प्रोसेस में है, क्लोजिंग इन्वेंट्री में है, यानी अभी वो मुकम्मल नहीं हुए, अभी उन पे काम जारी है, अभी वो काम चल रहा है। जब मुकम्मल होंगे तो आप उसको अगले डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करोगे ना, अपने हिस्से का काम परफॉर्म करके, देन यू विल फॉरवर्ड दीज यूनिट्स टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होंगे आप इनको क्या कहेंगे, यू विल कॉल देम एज यूनिट्स इन प्रोसेस। अब फॉर एग्जाम्पल ये यूनिट्स हैं 15, 15, तो 15 इसके सामने लिख देंगे भाई। बाकी रह गए 5 यूनिट्स, 5, वो फॉर एग्जाम्पल वेस्टेज में चले गए हैं, लूज हो गए हैं, जाया हो गए हैं, किसी काम के नहीं थे, वो आउटपुट में कन्वर्ट ही नहीं हुए, तो उसके सामने हम लिख देंगे यूनिट्स लॉस्ट, ठीक है। अब ये नॉर्मल अब नॉर्मल को भी आप थोड़ी देर के लिए छोड़ें, ये भी बात की है, ये बाद में हम बात करेंगे इसके ऊपर। फिलहाल आपको मैंने बताया है कि इस सेक्शन के अंदर, मेरी तरफ सुने, स्क्रीन पे मत देखें, मेरी तरफ देखें, यूनिट्स स्टार्टेड सबसे पहले लिखने, कितने यूनिट्स आपने शुरू किए हैं, फिर उनमें से कितने यूनिट्स आपने कंप्लीट करके अगले डिपार्टमेंट को भेजे हैं, उसको नाम लिख देंगे ना, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, इस तरह ट्रांसलेट करके लिख देंगे। फिर क्या आएगा, यूनिट्स जो अभी प्रोसेस में है, अभी मुकम्मल नहीं हुए, और उसके बाद वो यूनिट्स जो कि वेस्टेज में चले गए हैं। तो इन 3-4 लाइनों हमको हमने मेंशन करना है, तो बस ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर रुपया पैसा वगैरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिखी जाएगी, मैंने आपसे बार बार कह दिया है। आप मुझे पहले 2 स्टेप्स के बारे में कंफर्म करें कि ये आपको क्लियर है।
अदनान नहीं, यूनिट स्टार्टेड ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, बल्कि न्यूली स्टार्टेड है कि इस पीरियड में हमने नए यूनिट्स पे कितना काम शुरू किया। ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब होता है पिछले महीने की क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, उस पर तो काम पहले से चल रहा होता है ना। स्टार्टेड का मतलब है आपने उन पे अभी जीरो से काम शुरू किया, ऑलरेडी उनके ऊपर कोई वर्क नहीं हुआ। अदनान ठीक है, ओके। अच्छा, अब जरा तीसरे हिस्से पर आए। दो सेक्शन हो गए भाई। तीसरा सेक्शन जो है ये कॉस्ट के बारे में। अब देखिए ना, इसमें रुपीस आपको कहीं लिखा नजर आ रहा है ना, दो कॉलम मैंने बनाए हुए हैं, एक टोटल कॉस्ट का कॉलम और एक यूनिट कॉस्ट का कॉलम। और हेडिंग कौन सी है? कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। टोटल कितनी कॉस्ट है जो इस डिपार्टमेंट को चार्ज की गई है। इसमें इस महीने में आज आपने कॉस्ट जो इनकर की है इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल, इन द फॉर्म ऑफ लेबर, इन द फॉर्म ऑफ एफओएच, वो क्वेश्चन में दी होंगी, आपने अपने पास से नहीं लिखनी, अपने पास से नहीं लिखनी, कोई परेशान नहीं होना, क्वेश्चन में दी होंगी, वहां से देख देख के कॉपी करके यहाँ पे उतार लें, ठीक है। तो मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और एफओएच की कॉस्ट जो हमने करंट मंथ में, रमा महीने में, करंट मंथ में हमने इनकर की है, ये कॉस्ट इन खानों के अंदर आ जाएगी। ये टोटल कॉस्ट वाले कॉलम जहां मैं इशारा कर रहा हूं ना, यहां पे ये वैल्यूज आ जाएंगी और इन तीनों का सम करके नीचे टोटल ले आएंगे। कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर के सामने इन तीनों का पूरे कॉलम का टोटल आ जाएगा, दैट्स इट, राइट। तो टोटल कॉस्ट वाला कॉलम सवाल से देखकर ही मिलेगा, पल्ले से खुद से नहीं कुछ लिखना। अब आ जाए यूनिट कॉस्ट वाले कॉलम पे। क्या बताया था मैंने कि प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग ये हम किस लिए यूज कर रहे हैं? इसके लिए यूज कर रहे हैं, यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग का असल में तो ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमने एक यूनिट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी। टोटल तो हमें पता है कितनी लगाई है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं हाउ मच विल बी असाइंड टू सिंगल पीस। एक यूनिट को कितनी एलोकेट होगी, कितनी असाइन होगी। तो असल में ये वाला कॉलम है जो हम मालूम करना चाहते हैं। अब आप इस कॉलम को थोड़ी देर के लिए रखेंगे ब्लैंक, इस कॉलम को क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए इसको खाली रखेंगे, ब्लैंक रखेंगे, और सेक्शन नंबर 4 की जगह छोड़कर सेक्शन नंबर 5 पे आ जाएंगे। यहां से हम मेरी बात को गौर से सुनिए। सेक्शन नंबर 4 की स्पेस छोड़ देंगे हम, आधा सफा, एक सफा, इसके लिए खाली छोड़ दिया करेंगे पेपर में। असाइनमेंट बनाते हुए भी, पेपर में भी मैं यही बात कर रहा हूं। पेपर में भी आपने क्या करना है, तीसरा सेक्शन बनाया, उसमें यूनिट कॉस्ट का कॉलम यू विल लीव इट ब्लैंक फॉर सम टाइम, खाली छोड़ देंगे। अगले हिस्से की जगह छोड़ दी, अंदाजा लगा करके यार कितनी लाइनें आ सकती हैं, आधा सफा, एक सफा रख दिया। पांचवें सेक्शन पे पहले चले गए, पहले पांचवें सेक्शन को फिल करेंगे, फिर बाद में आखिर में फोर्थ सेक्शन फिल होगा। देखने में सॉल्व हुआ चौथे नंबर पे वही आएगा सेक्शन तरतीब के अंदर, लेकिन किसी को पता नहीं होगा कि आपने उसको सबसे एंड पे फिल किया, राइट। पांचवा जो सेक्शन है उसमें हम एक दो चीजें कैलकुलेट करेंगे। एक है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के नाम की चीज, ये अभी नहीं मैं बता सकता क्या है, सवाल करते हुए बताऊंगा। और फिर है यूनिट कॉस्ट। ये यूनिट कॉस्ट जो है ना, यहां पे जो भी निकलेंगी, वॉटएवर जो भी निकलेंगी, यही यूनिट कॉस्ट उठा के हम, ये जो खाली जगह छोड़ी थी ना पिछले तीसरे सेक्शन में, ये यूनिट कॉस्ट उठा के हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे। मैं फिर बता देता हूँ ताकि आप आसानी से मेरी बात को डाइजेस्ट कर सकें। मैंने कहा है पहला सेक्शन बनाया, टाइटल ओके हो गया, दूसरा सेक्शन बनाया क्वांटिटी शेड्यूल का, ओके हो गया, थर्ड सेक्शन जब बनाया तो टोटल कॉस्ट का कॉलम फिल कर दिया और यूनिट कॉस्ट का कॉलम खाली रह गया, ठीक। अब चौथे सेक्शन की स्पेस छोड़ दी और पांचवें सेक्शन को बनाना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट की, कैसे करनी है वेट करें, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। फिर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की। अब यूनिट कॉस्ट जो भी निकलेगी पांचवें सेक्शन से, वो कुछ तो निकलेगी ना, जो भी निकलेगी वो हम वहां से कॉपी कर करके ना, तो थर्ड सेक्शन के अंदर वो जो कॉलम छोड़ा था ना, वहां पे उसको फिल करते हैं। इस तरह हमारा पांचवा सेक्शन भी फिल हो गया, तीसरा भी फिल हो गया। अब रह गया कौन सा, सिर्फ
चौथा सेक्शन। ठीक, तो फिर ये जो टोटल कॉस्ट हमारी थर्ड सेक्शन में आ रही थी ना, टोटल कॉस्ट, टोटल वाला कॉलम, ये वाला जहां मैं इशारा कर रहा हूं, ये टोटल ब्राउन से बैकग्राउंड में जो बना हुआ, इस टोटल का ब्रेकअप अब हमने फोर्थ सेक्शन में दिखाना है कि इस टोटल कॉस्ट में से कितनी कॉस्ट है जो यूनिट्स कंप्लीटेड को असाइन हुई है, कितनी कॉस्ट है जो वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स को असाइन हुई है, कितनी कॉस्ट है जो लॉसेस को असाइन होगी। तो ये कॉस्ट की जो अब हमने डिवीजन करनी है ना, ये चौथे सेक्शन के अंदर जाकर हमने करनी है। तो यूं हमारी जो रिपोर्ट है वो 5 सेक्शंस पर मुश्तमिल होगी। पहला टाइटल, फिर क्वांटिटी शेड्यूल, फिर कॉस्ट चार्ट टू द डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, और आखिरी एडिशनल कंप्यूटेशंस या वर्किंग नोट्स कह सकते हैं। जो आखिरी वाला पार्ट है ना, ये कंप्यूटेशंस हैं या वर्किंग नोट्स हैं जो आपके सवाल को सपोर्ट करने के लिए हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। लेकिन इसको नीट में ही, आपने सारे काम को नीट में ही कर। तो भाई क्या ये फॉर्मेट 50% भी अगर समझ आ गया तो मुझे ओके कर दें। मुझे कोई तवक्को नहीं है कि ये 100% समझ आया होगा जब तक मैं सवाल नहीं करवा देता। तो अगर आपको आधा भी समझ आ गया है तो मुझे बता दें। जी एहसान साहब, 2 कॉलम का भी आपको वजह समझ आ जाती है, यूनिट्स के 2 कॉलम क्यों बनाए। चलें, वेरी गुड, माशाल्लाह, अच्छा फीडबैक है, आप समझ रहे हैं सारी बात को। ये बहुत अच्छी बात है कि हम ऑनलाइन के ऊपर भी अफेक्टिवली माशाल्लाह अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अब मैं आपके साथ एक मैं अब यूँ करता हूँ कि मैं ना स्क्रीन को करने लगा हूँ स्प्लिट 2 हिस्सों में। स्क्रीन को क्या करने लगा हूँ, स्प्लिट करने लगा। आधी स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, मैं साथ साथ रीड आउट करूंगा। अच्छा, आप अपने पास ना कैलकुलेटर रख लीजिएगा, कैलकुलेटर की जरूरत पड़नी है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, चाहे मोबाइल्स का ही खोल लीजिएगा, लेकिन कैलकुलेटर मस्ट है। मैंने आपसे कैलकुलेशंस करवानी है और बड़ी मुश्किल वाली करवानी है। ठीक है, तो एक साइड पे क्वेश्चन चलेगा और दूसरी साइड पर, दूसरी हाफ के अंदर आपको जो एक्सेल वाली फाइल थी ना, वो दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, साथ साथ उसको सॉल्व भी करके दिखाता जाऊँ। ठीक, साथ साथ फीडबैक भी लेता रहूँ। चलें क्वेश्चन पे चलते हैं। जी, चलें, आप मुझे मैं आपसे एक दफ़ा चैट बॉक्स में एक दफ़ा पूछ लेता हूँ ताकि फिर मैं क्वेश्चन करवाता जाऊँ। क्या ये विजिबल है, रीडेबल है? लेफ्ट साइड पे आपको क्वेश्चन 7 थर्ड एक्सरसाइज जो है ना, तीसरे नंबर वाली, ये जो पेज के एंड वाली है, ये मैं करवाने लगा हूँ। और राइट साइड पर आपको एक्सेल की फाइल दी हुई है। ठीक है, तो क्या आप इसको सही तरह से देख सकते हैं? मुझे ज़रा बता दें। ठीक है, ओके हो गया। सिर्फ वकार साहब ने बताया, नूर आलम और अब्दुल कदीर ने भी कहा। ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो ये अभी हम सिंपलेस्ट सिचुएशन से स्टार्ट कर रहे हैं। सादा तरीन, आसान तरीन सवाल से हम मुश्किल की तरफ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली। ठीक है, आज सबसे आसान, कल थोड़ा सा टफ, उसके बाद थोड़ा सा टफ, इस तरह से करते जाएंगे। एकदम मैं आपको मुश्किल पे नहीं लेके जाऊंगा। अभी हम देख रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर 1, यानी पहले डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कैसे बनेगी विदाउट लॉस। अभी मैं लॉस को इन्वॉल्व नहीं कर रहा बीच में। ठीक है, आज हम लॉसेस के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ रहे। देखते हैं थोड़ी देर के बाद, अगर टाइम मिला तो मैं थोड़ी सी बात कर दूंगा, वरना आज हम सादा सादा सवाल करें।
ये लिखा हुआ है जी, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट डेटा ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सीलेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2014 आर एज फॉलोज। तो यहां पे आपके सामने जो कुछ लिखा हुआ है मैं यहां पर ये लिख के दिखा रहा हूं, देखते जाएं, जो मैं टाइप कर रहा हूं देखते जाएं। नाम है जी कंपनी का एक्सीलेंट मैन्युफैक्चरिंग, डिपार्टमेंट का कौन सा नंबर उसने बताया, फर्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो मैं डिपार्टमेंट नंबर 1 ही कह देता हूँ उसको, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 1। तीसरी लाइन पर यही आना था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, और चौथी लाइन पे कौन सा महीना है ये, मार्च 2014 बताया ना उसने, तो हम लिखेंगे फॉर द मंथ एंडेड मार्च 31 2014। लें जी, पहला सेक्शन हमारा मुकम्मल भी हो गया, इसमें तो कख भी नहीं था समझने में। आगे आते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर, क्वांटिटीज की इंफॉर्मेशन उसने हमें किस तरह से दी हुई है, आइए पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे फीडबैक लूंगा, ठीक है। यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस वर 5000, इसका मतलब यह है कि आपने मार्च के महीने में इब्तदा की है काम की, और डिपार्टमेंट नंबर 1 में आपने 5000 यूनिट्स पे काम शुरू किया, ये है यूनिट स्टार्टेड। अब जो दोस्त पूछ रहे थे कि जी 2 कॉलम क्यों बनाए हुए हैं, तो एक ये जो राइट वाला कॉलम है ये हमारा आउटर मेन कॉलम है, इसमें हमने 5000 यूनिट्स के देखें लिख दिए, इसके नीचे डबल लाइन लगा के इसको क्लोज भी कर दिया, डबल लाइन लगा के इसको क्लोज कर देना। ये 5000 यूनिट्स की जो डिटेल है ना, वो अंदर वाले कॉलम में हम मेंशन करें, इन 5000 में से कितने आपने कंप्लीट किए हैं और कितने अभी इनकम्प्लीट हैं, उनकी डिटेल हम इनर कॉलम में मेंशन करेंगे। जरूरी नहीं है वैसे, अगर आप सिंगल कॉलम में भी काम चलाना चाहते तो चल सकता था, लेकिन आमतौर पर प्रैक्टिस यही है कि 2 कॉलम से हम काम करते हैं, तो आप बना लें 2, कोई इसमें हर्ज नहीं है। क्या लिखा हुआ है आगे आप पढ़ें, इन 5000 यूनिट्स का क्या बना, आगे स्टोरी चलती है कुछ यूं, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू सेकंड डिपार्टमेंट वर 4500। ले जनाब, मार्च के महीने में 5000 में से 4500 यूनिट पर आपने काम मुकम्मल कर लिया। काम मुकम्मल का ये मतलब नहीं है कि वो 100% कंप्लीट हो गए हैं, इसका मतलब यह है कि आपके डिपार्टमेंट के जिम्मे जितना काम था ना वो 100% हो गया, गुड्स 100% मुकम्मल नहीं हो गई, अभी डिपार्टमेंट नंबर 2 उस पर कुछ काम करेगा, डिपार्टमेंट 3 अपने हिस्से का काम करेगा, इस तरह पार्शियल वर्क परफॉर्म होता होता फिर कहीं जाकर प्रोडक्ट तैयार हो। लेकिन जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके डिपार्टमेंट की थी, जितना काम आपके डिपार्टमेंट ने परफॉर्म करना था, वो आपने कंप्लीट कर दिया, इसका ये मतलब। तो यूनिट्स कंप्लीटेड, ठीक है, एंड ट्रांसफर टू द सेकंड डिपार्टमेंट, अब आपने दूसरे डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया कि अब आगे का काम अब आप संभालें, हमने अपने हिस्से का काम परफॉर्म कर दिया। सो 5000 में से क्या लिखें यहाँ, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड के सामने क्या लिखूं, 4500, 4500 पीस। सही हो गया। कितने रह गए पीछे, 5000 में से 4500 निकल गए, कितने रह गए, 500 रह गए, है ना, 500 रह गए। उनके बारे में आप क्या लिख रहा है, कहते हैं रिमेनिंग यूनिट्स वर इन प्रोसेस, बाकी के यूनिट्स प्रोसेस में है। प्रोसेस के यूनिट्स का क्या मतलब होता है, इनकम्प्लीट। प्रोसेस यूनिट्स का क्या मतलब होता है, इनकम्प्लीट, ये अभी मुकम्मल नहीं हुए, इन पर अभी काम चल रहा है, अभी इन पे काम हो रहा है, ठीक है। अब जब वो बताते हैं ना कि प्रोसेस में कितने यूनिट्स हैं, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये यूनिट्स कंप्लीटेड बट ऑन हैंड तो है नहीं, इसको छोड़ो, जीरो, इसको छोड़ो, ये लॉसेस के सामने भी मैं जीरो डाल रहा हूं। इस क्वेश्चन में लॉसेस का कोई अमल दखल नहीं है, लॉसेस का कोई रोल नहीं है, लॉसेस कहीं मेंशन ही नहीं किए हुए, तो मैंने उसके सामने भी खाली जगह छोड़ दी है, स्पेस। 500 यूनिट्स में किसके सामने लिखूंगा, यूनिट्स इन प्रोसेस के सामने, है ना, तो ये मैंने लिखा यूनिट्स इन प्रोसेस। अब आप नोट करें कि ये 4500 और ये 500, ये टोटल खोकर उतने ही आ गए जितनी आपकी इनपुट थी। इसको बराबर करना है ना हमने, इसका हिसाब देना है, इसको अकाउंट फॉर करना है,
कि टोटल जी 5,000 थे, उसमें से 4,500 यहाँ चले गए, 500 इनकम्प्लीट हैं, टोटल 5,000 पूरे हो गए। तो अब आपने देखा कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में मैच करनी चाहिए। इनर कॉलम में हम सिर्फ डिटेल मेंशन कर रहे थे, नथिंग एल्स। एक चीज अब रह गई है, ये जो प्रोसेस वाले यूनिट्स जब भी आपने मेंशन करने हैं, प्रोसेस वाले यूनिट्स जब भी आपने मेंशन करने हैं, तो इसके सामने डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन या स्टेज ऑफ कंप्लीशन या प्रोग्रेस कह लें कि इन यूनिट्स पर कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है, कितना काम परफॉर्म हो चुका है, उसने आपको बताया होगा। लाजमी बताएगा कि मटेरियल कितने परसेंट लग चुका है, लेबर कॉस्ट कितने परसेंट इनकर हो चुकी है, एफओएच कॉस्ट कितने परसेंट इनकर हो चुकी है, वो आपको बताएगा। तो वो जैसे बताए आप यहां पे मेंशन कर दें। ये देखें यहां पे क्या लिखा हुआ, पढ़ें। रिमेनिंग यूनिट्स वर इन प्रोसेस एस्टिमेटेड टू बी 50%, 40% and 60% completed as to materials, labor and factory overheads respectively। क्या लिखा उसने? 50% मटेरियल लग चुका है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, ये देखें आपके सामने टाइप कर रहा हूं 50% मटेरियल, मतलब जितना मटेरियल लगना था उसमें से आधा लग चुका है, आधा अभी लगना बाकी है, राइट। फिर 40% लेबर, तो यहां पे मैं लिखता हूं लेबर की परसेंटेज क्या है, 40। ये देखें मैंने आपके सामने टाइप कर दिया 40। एफओएच कितने परसेंट है, 60%। तो ये आ गया 60। आप देख सकते हो यूनिट्स एंड प्रोसेस के साथ ब्रैकेट के अंदर डिग्री ऑफ कंप्लीशन मेंशन कर दी है। आधा मटेरियल लग चुका है, 40% लेबर आ चुकी है, 60% एफओएच इस लग चुकी है। सेक्शन नंबर 2 भी भाई मैंने आपको कंप्लीट करके दे दिया, ठीक है। मुझे यहां तक फीडबैक चाहिए, सेक्शन 1 और 2 आपको क्लियर है? शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चल वापस आते हैं। सेक्शन नंबर जो 3 है, सेक्शन नंबर 3, इसमें मैंने अभी क्या कहा था, क्या लिखना है? मैंने कहा था टोटल कॉस्ट वाला कॉलम फिल करना है, यूनिट कॉस्ट वाला कॉलम थोड़ी देर के लिए खाली रहेगा, ठीक है। चलें यूनिट कॉस्ट का कॉलम पढ़ते हैं, टोटल कॉस्ट का कॉलम, सॉरी। आखिरी लाइन पर आइए, लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड वर। अब ये देखें फाइनेंशियल वैल्यूज आ रही हैं, मॉनिटरी इंफॉर्मेशन आ रही है। 50,000 रुपया मटीरियल लगा है, 60,000 रुपया लेबर लगी है, और 40,000 रुपया ये क्या लगा है, एफओएच, ठीक है। तो ये मैं आपके सामने टाइप कर रहा हूं, देखें मटेरियल के सामने 50,000, लेबर के सामने कितने, 1000, और एफओएच कितना, 40,000। लें जी, इनका टोटल कर दिया मैंने, 50 प्लस 60 प्लस 40, नीचे टोटल आपके पास आ चुका है 1.5 लाख रुपया। तो हमने मार्च के महीने में टोटल 1,50,000 रुपया खर्च किया है, जिसमें से मटेरियल इतना है, लेबर इतनी है, एफओएच इतनी। यूनिट कॉस्ट का कॉलम अभी खाली है, इसको बाद में देखते हैं। तो तीसरा सेक्शन ये भी आपको क्लियर होगा, मैं उम्मीद करता हूँ इसमें कोई बात मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब मैं आता हूँ 5th सेक्शन पे। मैंने क्या कहा था, 4th सेक्शन सबसे एंड पे बनेगा, अब पहले हम 5th सेक्शन पे आएंगे। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं सेक्शन नंबर 5, राइट। इसमें अब आपने मेरे से बात समझनी है, इसमें अब आपने मेरे से एक बात समझनी है, वो क्या? पहले नीचे वाले पार्ट पे आए, यूनिट कॉस्ट पे। मैंने ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको प्रोसेस कॉस्टिंग पे एक एग्जांपल दी थी, वो दोस्तों वाली। 5 दोस्त रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टोटल बिल जो है वो पांचों पे डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट जो है या पर पर्सन कॉस्ट जो है वो निकल आएगी, है ना। ऐसे ही कहा था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले।
तो यहां पर भी अगर हम चलें, यूनिट कॉस्ट को इसी तरह निकलना चाहिए कि टोटल कॉस्ट पकड़ें हम और टोटल यूनिट्स के ऊपर क्या कर दें, डिवाइड कर दें, क्योंकि हर यूनिट एक जैसा जो है, ये हमने पहले एज्यूम किया है कि एवरी यूनिट इज सेम, मतलब एक ही तरह का, आइडेंटिकल है, इसलिए हर एक ने एक जैसी कॉस्ट ली होगी। ठीक है, तो हमें हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए इसको डिवाइड करते हुए। लेकिन यहां पर एक पॉइंट है जो आपको समझाना है। ये देखें, यूनिट कॉस्ट निकालनी है हमने एलिमेंट वाइज, एलिमेंट वाइज, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तीन है ना, एक मटेरियल एलिमेंट है, एक लेबर एलिमेंट है और एक एफओएच एलिमेंट, ये तीन एलिमेंट्स। तो तीनों की हमने अलग अलग यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, मटेरियल की अलग से, लेबर की अलग से, एफओएच की अलग से। अब ये तीनों की टोटल कॉस्ट तो हमारे पास है, कहां से आई थी भला, ये अभी लिखी थी सेक्शन नंबर 3 के अंदर, ये 50,000, 60,000, 40,000 लिखी थी ना, ये वही वाली है जो यहाँ पे सेक्शन 5 में लिखी हुई है, आप देख लें, ये 50, 40, 50, 60 और 40। अब इसको डिवाइड करना है हमने यूनिट्स के ऊपर, इसको डिवाइड किस पे करना है, यूनिट्स के ऊपर। अब आप मुझे बताएं, बाद में मैं बताऊंगा, पहले आप मुझे बताएंगे, आप बताएंगे 50,000 का जो मटेरियल है ये हम कितने यूनिट्स पे डिवाइड करें इसको। यहां देखें 5,000 यूनिट्स हमारे टोटल थे, 4,500 मुकम्मल हो चुके थे और 500 अभी इनकम्प्लीट थे। तो क्या 50,000 को 5,000 पे डिवाइड होना चाहिए, क्या इसको 4,500 पे डिवाइड होना चाहिए, क्या इसको 500 पे सिर्फ डिवाइड होना चाहिए? आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहते हैं, इसको किस पे डिवाइड करूं मैं ताकि मैं एक यूनिट की कॉस्ट निकाल सकूं? फिर दोबारा पूछ रहा हूं, 50,000 रुपए का मटेरियल है, क्या ये 5,000 यूनिट्स पे डिवाइड कर दूं, टोटल यूनिट्स पे, भले वो मुकम्मल हुए हैं या नहीं हुए, या क्या सिर्फ 4,500 पे इसको डिवाइड करें जो कंप्लीट हुए हैं, या 500 पे भी डिवाइड करें, क्या करें इसका, आप क्या कहते हैं? नूर आलम और साद मंसूर, ईमानदारी से बताएं, ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है आप दोनों ने? और एहसान मोहसिन, नहीं पढ़ा हुआ? वेरी गुड। अगर नहीं पढ़ा और फिर ये जवाब मुझे दे रहे हैं तो फिर आपके लिए मैं सल्यूट ही कर सकता हूं, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, वेरी गुड। नूर आलम साहब सीनियर हैं तो शायद इन्होंने पहले में भी पढ़ा हो, बहरहाल फिर भी मैं सब उन दोस्तों के लिए, अगर उन्होंने बगैर पढ़े हुए मुझे ये जवाब दिया है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, बाकी दोस्त भी सुने जो 4,500 कह रहे थे, पहले मैं गलत वालों को गलत साबित कर दूं, फिर मैं सही वालों का जवाब लेके चलता हूं। देखें जी, 50,000 का जो मटेरियल है वो हम सिर्फ 4,500 यूनिट्स पे डिवाइड नहीं कर सकते। पूछें क्यों? इसलिए कि वो जो मटेरियल है वो सारा सिर्फ 4,500 यूनिट्स पे तो नहीं लगा, उसमें से कुछ मटेरियल वो जो इनकम्प्लीट यूनिट्स हैं 500, उन पे भी तो लगा, उन पे भी लगा ना, तो हम 4,500 यूनिट्स तो नहीं ले सकते। अब आ जाए वो दोस्त यूसुफ भट्ट साहब जैसे कह रहे हैं कि 5,000 यूनिट्स ले लें, हम 5,000 भी नहीं ले सकते मेरे भाई भट्ट साहब, 5,000 भी नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते कि जो यूनिट्स कंप्लीटेड हैं उनके ऊपर तो फुल मटेरियल लग चुका है, पूरे का पूरा, है ना, और जो 500 यूनिट है उन पे अभी 50% कॉस्ट आई है, पूरी तो लगी ही नहीं। इसका मतलब है कॉस्ट वाइज इनका स्टेटस जो है वो डिफरेंट है, 4,500 का स्टेटस डिफरेंट है, 500 यूनिट्स का स्टेटस डिफरेंट है, इन पे एक जैसी कॉस्ट तो आई नहीं। तो हम कैसे 50,000 को सबके ऊपर एक जैसा डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर हम करें तो क्या करें? हम ये कर रहे हैं जो साद मंसूर ने लिखा हुआ है चैट बॉक्स के अंदर, वो पढ़ें सारे बच्चे, जो साद ने लिखा हुआ, इन्होंने लिखा है कि 4,500 यूनिट्स पूरे पूरे ले लें क्योंकि इन पर पूरी कॉस्ट आई है, और 500 यूनिट्स का उतना पोर्शन ले लें जितनी कॉस्ट लगी है। 500 यूनिट्स पर कितनी कॉस्ट आई है? आधी कॉस्ट आई है ना, 50%। तो 500 का 50% लेकर
4500 के अंदर ऐड करते हैं। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आपको समझ आया कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है आपको समझ कई लोगों को नहीं आया होगा। मैं इसको खुद से मजीद बेहतर बताना चाहता हूँ, ठीक है? फिर बाद में फीडबैक लूंगा, अभी नहीं पूछूंगा कि समझ आया कि नहीं समझ आया। अब मैं एक सवाल सादा सा पूछने लगा हूं, आसान सा। सारे बच्चे यूं मुझे जवाब देंगे, झट से देखना होगा। आप मुझे बताइए, 1 दर्जन अंडे और 6 अंडे कितने होते हैं? टोटल कितने होते हैं बताइए? 1 डजन एग्स एंड 6 एग्स, टोटल कितने? शाबाश, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। आमिर, हसनैन, साद, वलीद, सबका जवाब सही है। आमिर अजीज का भी जवाब ठीक है। अब सुने, बस ठीक है, सबने यही जवाब देना है, ठीक है ना? साद अली ने भी यही कहा है, ठीक है। या आपका आंसर है 1.5 डजन, या आपका आंसर है 18 एग्स। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था 1 डजन और 6 एग्स कितने होते हैं। अब मैंने आपको सिखाया नहीं था, अल्लाह ताला ने सिखाया हुआ है, कॉमन सेंस आपके अंदर है। यानी एक लेमैन, एक आम आदमी से भी पूछूंगा ना, जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, वो भी यही जवाब देगा जो आप दे रहे हैं। उसको पता क्या है? उसको ये पता है, एक आम आदमी को भी, अनपढ़ को भी, कि भाई डजन्स के अंदर डजन्स ऐड होते हैं, दर्जनों के अंदर हम दर्जनों को ही ऐड करते हैं ना, या फिर पीसेस के अंदर पीसेस को ऐड करते हैं, या आप एग्स के अंदर एग्स ऐड करेंगे, या आप डजन्स के अंदर डजन्स ऐड करें। तीसरी बात कोई नहीं है, डजन्स के अंदर पीसेस नहीं ऐड हो सकते। आप ये नहीं कह सकते 1 दर्जन और 6 पीस, 6 अंडे मिलकर 7 हो गए, नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। आपने फौरन पता क्या किया? 1 डजन को 12 पीसेस में कन्वर्ट किया कि 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12, और 6 अंडे अलग से थे, तो 12 एग्स और 6 एग्स मिलाकर हो गए 18 पीसेस, 18 एग्स। दूसरा हल यह था कि हम डजन में डजन ऐड कर दें। आपने 6 एग्स को हाफ डजन में कन्वर्ट किया और फिर डजन को डजन में ऐड कर दिया। 1 डजन, हाफ डजन मिलकर हो गए 1.5 डजन। ऐसे ही है ना? अब आप इससे कोई इख्तलाफ तो मुझसे कर नहीं सकते इस बात के ऊपर कि डजन्स आपस में डजन्स में ऐड होते हैं या पीसेस पीसेस में ऐड होते हैं। डजन्स और पीसेस ऐड नहीं किए जा सकते। यही बात को रख लें। अब आ जाए इधर जो मैं आपको करवा रहा था। 4500 यूनिट्स से कंप्लीट, तवज्जो चाहिए आपकी प्लीज सारे दोस्तों की। 4500 यूनिट्स थे कंप्लीट और 500 यूनिट क्या थे? इनकम्प्लीट। 500 यूनिट क्या थे? इनकम्प्लीट। जिस तरह डजन्स और पीसेस ऐड नहीं ना हो सकते, ये कंप्लीट यूनिट्स और इनकम्प्लीट यूनिट्स आपस में ऐड नहीं हो सकते। कंप्लीट और इनकम्प्लीट आपस में ऐड नहीं हो सकते। आपको पहले इनकम्प्लीट यूनिट्स को कंप्लीटेड की टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा। क्या कहा मैंने? इनकम्प्लीट यूनिट्स को, यानी वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स को कंप्लीटेड की टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के बाद आप उसको कंप्लीटेड यूनिट्स में ऐड कर सकते हैं, फिर कोई हर्ज नहीं है। अब सुने, 2 गिलास हो पानी के आधे भरे हुए, 2 ग्लासेस हाफ फिल्ड विद वाटर, ये कितने भरे हुए गिलास के बराबर होंगे? 2 ग्लासेस 50% filled with water will be equivalent to 1 glass full of water। उसमें उतना ही पानी होगा ना 2 गिलासों में जितना एक भरे हुए गिलास में होता है। तो इनकम्प्लीट को अगर आप कंप्लीट की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो क्या करेंगे? 2 ग्लासेस मल्टीप्लाइड बाय 50% कंप्लीट, यानी उनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करता है। तो 2 इंटू 50% कितना होता है भाई? 1। 2 इंटू 50% 1। शाबाश। अब पानी की जगह पे कॉस्ट रख दो, जो मैं पानी कह रहा था ना उसकी जगह पे कॉस्ट रख दो ना। तो अब कह लें 500 पीसेस 50% कंप्लीट कॉस्ट वाइज,
तो वो कितने के इक्विवेलेंट बन गए? 500 मल्टीप्लाइड बाय 50% इज इक्वल टू 250 विच आर 100% कंप्लीट। 500 यूनिट आधे मुकम्मल हों तो उतनी ही कॉस्ट लेते हैं जो 250 यूनिट कंप्लीट होने पर लेते हैं। रिकॉर्डिंग नु बार बार सुन लेना भाई जी, बार बार यहां पे नहीं बता सकता। ठीक, 500 यूनिट्स जो आधे कंप्लीट हैं कॉस्ट के लिहाज से, उन पर उतनी ही लागत आई है, उतने ही पैसे खर्च हुए हैं जितने आपके 250 यूनिट्स 100% मुकम्मल होने पर जितनी कॉस्ट वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो 500 जगह पे हम कह सकते हैं कि 250 कंप्लीट यूनिट्स हम तैयार करते हैं। अब 250 को आप ऐड कर दें 4500 के अंदर, यही आप शुरू में मुझे बता रहे थे थोड़े दोस्त, 4500 पूरे पूरे ले लें और 500 यूनिट का आप हाफ ले लें, 50% ले लें, दोनों को बाद में क्या करते हैं, ऐड करें। ये वजह थी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने की, जो मैंने अंडों वाली मिसाल देके समझाई है ना, वो वजह थी। यहाँ पे हम इनकम्प्लीट को कंप्लीट में ऐड नहीं कर सकते, पहले इनकम्प्लीट को कंप्लीट में कन्वर्ट करें, उनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करके लेटर ऑन फिर उनको कंप्लीटेड यूनिट्स के अंदर ऐड करें। तो अब आप देखिए मैं एक्सेल की फाइल पे आ रहा हूँ, काफी मैंने कहानी सुना दी है। अब ये देखिए, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए मटेरियल के कितने यूनिट्स, 4500 पूरे पूरे और प्लस 500 यूनिट्स का 50%। ये देखें जी, जा रहा होगा, टाइप कर रहा हूं। अब इसको आप सॉल्व कर दें, इसको आप सॉल्व कर लें, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। एक मिनट, फोर्टी 500 में ऐड कर दिए 250 तो कितने होते हैं, क्या कर रही है, 4750, 4750 यूनिट हो गए। ठीक है, निकालें आपने आसान, हाँ 4750 यूनिट्स निकल गए। ठीक है, जरा बाकी भी निकाल लें, बाकी रोज में भी इत्तेफाक से यही आ जाएगा। लेबर की भी कैलकुलेशन यही है, एफओएच की भी कैलकुलेशन यही है, तो आंसर भी आपके पास यही निकल आए। ये देखें, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कर गया। लेबर की परसेंटेज कितनी थी, लेबर की परसेंटेज तो डिफरेंट थी, वो तो 50% नहीं थी, लेबर की परसेंटेज थी 60, ये 40, लेबर की परसेंटेज 40 है, एफओएच की 60 है। तो यहां पे चेंज करेंगे इसको, लेबर के लिए लिखेंगे 40, एफओएच के लिए लिखेंगे 60। इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे तो अब क्या बनेगा, 4500 प्लस 200, 4700 और एफओएच के यूनिट्स कितने बनते हैं, 4500 प्लस 4800। बताओ भाई, ये आप सिर्फ, और बाकी नीचे ना देखो, सिर्फ मुझे ये 3 लाइनें बता दो, ये जो मैं हाईलाइट की, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की 3 लाइनें आपको कैलकुलेट करनी आई हैं या नहीं आई, कोई उसमें बात पूछनी है तो मुझे बता। यस और नो, समझ आएगी या नहीं है, वलीद को समझ आ गई, आगे चलें बाकी दोस्त। एहसान को समझ आ गई, अदनान को समझ आ गया, नूर क्लियर, रेहान क्लियर, वकार क्लियर, चले ठीक है, 5-6 दोस्तों ने बता दिया। ओके, वेल डन वेल डन, शाबाश। अब आप देखें यूनिट कॉस्ट वाला वो जो पार्ट था,
क्योंकि ये अब सेक्शन 5 हमारा मुकम्मल होने लगा। ये जो हमने यूनिट्स कैलकुलेट किए ना इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के, इनको यहां से उठा के नीचे ले आए यूनिट कॉस्ट वाले हिस्से में, ये ऊपर से नीचे आए हुए हैं, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट, मटेरियल की टोटल कॉस्ट थी 50,000, कितने यूनिट्स पे खर्च की, कितने यूनिट्स पे, पर यूनिट कितनी आई, 10.526316 इतनी आई। इसी तरह लेबर की 60,000 की कॉस्ट कितने यूनिट्स पे लगी, 4700 पे, तो पर यूनिट कितनी आई, 12.765957, इस तरह से आ गई। इसी तरह एफओएच की निकल आई। अब यहां पे एक बात का जरा ख्याल रखना, जब आपने ये पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है ना, अगर ये यूं निकल रही है यानी डेसिमल में जा रही है, पॉइंट्स में आगे चल रही है, काफी डिजिट्स तक जा रही है, तो आपने कितनी डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लेना है, ये बात का जरा ख्याल रखना है। अनलेस मेंशन्ड, अनलेस इंस्ट्रक्शन आपको कोई दी हो, आपने 6 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लेना, 2 तक नहीं लेना। आमतौर पर आप 2 तक लेके छोड़ दिया करते हैं ना, नहीं, आप देख रहे हैं मैंने कितनी डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिया हुआ, 6 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिया हुआ, 10.526316, छठे प्लेस तक आपने इसको राउंड ऑफ कर लिया। इसी तरह अगला भी आंसर मैंने, और नेक्स्ट आंसर भी, अगर उससे पहले खुद ब खुद ये खत्म हो जाए 2 आंसर, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 3 तक, 4 तक, तो फिर तो ठीक है ना। लेकिन अगर ये चल रहा है आगे, कैलकुलेटर के ऊपर चल रहा है, तो आप 6 डेसिमल प्लेसेस तक इसको कम से कम लें, इससे कम नहीं लेना। ये बात आपको क्लियर हो गई है, बताइए। भट्ट साहब कहाँ रह गए आप, पूरा सेक्शन रिपीट करूं, चलें देख लें, दोबारा देख लें। यूसुफ भट्ट साहब, हमने इस सेक्शन में 2 चीजें कैलकुलेट की, एक इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, एक यूनिट कॉस्ट, ठीक है। पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपको निकाल के दिखाई है, 4500 यूनिट्स तो पूरे पूरे मुकम्मल थे, और जो अभी इनकम्प्लीट थे उनको इनकी परसेंटेज से आपने बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया। 4500 पूरे पूरे ले लिए, 500 का 50%, क्यों, क्योंकि उसने कहा था मटेरियल 50% लगा हुआ, लेबर की दफा हमने 40% ले लिया, और एफओएच की मरतबा हमने 60% ले लिया। ये 3 हमारे पास अमाउंट्स आ गए। अब नीचे आ जाए, यूनिट कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट 50, 60, 40 ये क्वेश्चन में दी हुई थी, ये देखें लेफ्ट साइड पे, 50,000, 60,000, 40,000, इनको इन यूनिट्स के ऊपर आपने 1 बाय 1 डिवाइड कर लिया। डिवाइड किया तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट ये निकल आई। मैंने कहा है ये पर यूनिट कॉस्ट आपने कितने डेसिमल प्लेसेस तक लेनी है, ये आप लेफ्ट साइड पे जरा पढ़ें। ये पेज के टॉप के ऊपर एक नोट दिया हुआ है, क्या नोट दिया हुआ है, लिखा हुआ है मेक कंप्यूटेशंस अप टू 6th डेसिमल प्लेस वेयर नेसेसरी। कहता है जहां आंसर आपका लंबा हो रहा है ना, पॉइंट के बाद जा रहा है, आप 6 डेसिमल प्लेसेस तक रिजल्ट को लें। तो इसी हिसाब से मैंने ये आंसर 6 डेसिमल प्लेसेस तक ले लिया है। बट साहब आपका जवाब चाहिए, क्लियर हुआ, चलें ओके ओके ठीक है। अब हमारे पास, आप नोट करें, ये जो वैल्यूज यूनिट कॉस्ट की आई हैं, मैंने आपको क्या कहा था, ये यूनिट कॉस्ट की वैल्यूज हमने कहाँ शिफ्ट करनी है, याद करें वाला 3rd सेक्शन के अंदर, वो हमने एक कॉलम खाली छोड़ा था ना, अब देखें वो फिल हो गया होगा, ये चेक करें फिल हो गया, ये देखें, ये तीनों वैल्यूज वहां से उठा के हम यहाँ ले आए, कॉपी करके यहाँ लिखे। मैंने तो यहाँ एक्सेल की फाइल बनाई हुई है ना, मैंने लिंक किया हुआ है वैल्यूज को, वो खुद ब खुद उठ के यहाँ आ गई हैं। मैनुअली सवाल करते हुए आपने तो वहां से कॉपी करके लिख के लेके आनी है। अब इनका टोटल कितना आया है, पर यूनिट कॉस्ट टोटल कितनी आई है, मटेरियल, लेबर और एफओएच को टोटल करके हमारे पास निकला है 31.625607। मतलब एक यूनिट जो हमारे डिपार्टमेंट से निकलेगा वो टोटल इतनी कॉस्ट कैरी करेगा, 31.625607। आपको आंसर दिखाऊं, यहाँ पे आंसर भी दिए हुए हैं ताकि आप इसको अपने रिजल्ट को वेरीफाई भी कर सकें। ये देखें पेज के टॉप पे चेक फिगर लिखा हुआ है, यूनिट कॉस्ट है 31.625606 या 07। राउंडिंग की वजह से एक आध पॉइंट का फर्क पड़ भी जाए तो खैर है, इसकी परवाह ना करें, इससे हमारे आंसर पे कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ा। तो ये यहां तक हो गया जी। अब आ जाए हम आखिरी सेक्शन पर, अब हम आ रहे हैं किस पे, चौथे सेक्शन में, आखिरी सेक्शन में। इसमें क्या करना है, आपकी ये जो 1.5 लाख की टोटल कॉस्ट आई है ना, बस यार मैं अब थक गया हूं, मैं ये आखिरी सेक्शन ही डिस्कस कर रहा हूं,
फिर बाकी सवाल हम कल इंशाल्लाह कल की क्लास में, सॉरी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, अगले वीक में। अगले वीक में ना मैं थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा दूंगा। अभी आज पहला पहला दिन था ना, तो मैंने ज़रा जानबूझ के काम को स्लो ही रखा ताकि आप अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर सकें। अगले लेक्चर में आएंगे ना तो थोड़ा सा हम इसको फास्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो 1.5 लाख की कॉस्ट आई है ना टोटल हमने लगाई है पूरे महीने में, अब हमने ये देखना है कि इस 1.5 लाख में से 4500 यूनिट्स को कॉस्ट कितनी असाइन करनी है, और ये जो इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं इनके ऊपर कितनी आई है इसके अंदर से 150 का। अब हमने ब्रेकअप दिखाना है, डिवीजन दिखानी है, इसमें से कितनी कॉस्ट असाइन होगी 4500 यूनिट्स को और कितनी कॉस्ट असाइन होगी 500 यूनिट्स को। ये काम हमने आखिरी सेक्शन में करना है, जिसका नाम क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। क्या नाम है, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। चलें जी, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। कितने यूनिट्स थे जो कंप्लीट आपने किए थे 4500। ये ले मैं आपके सामने लिखता हूँ 4500। एक यूनिट को कितनी कॉस्ट आपने असाइन की है, ये जो अभी निकाली थी, पीछे पढ़े इसको। चले यहां से देख लें, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर लेफ्ट साइड पे 31.625607, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 31.625607 जो हमने निकाला था मैं वो लिखा। क्यों आपने इसको मल्टीप्लाई कर, आप जरा मल्टीप्लाई खुद करें, मुझे बताएं क्या आंसर आता है। मैं खुद कैलकुलेट कर सकता हूं लेकिन मैं आपसे करवाना चाह रहा हूं, आप करें क्या आता है आंसर, बताएं मुझे। $4500 multiplied by 31.625607, 1,42,315। अच्छा, 1,42,315 रुपए .2315। चलें ठीक हो गया, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ आपके साथ। ये देखें 500 डिवाइड बाय 31.625607, ये उसने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 1,42,315.231। ठीक आता ना आपने, चलो ठीक हो गया। अब देखें 1.5 लाख में से ये कॉस्ट 1,42,315 रुपए ये हमने चार्ज किए हैं वो जो यूनिट्स कंप्लीट हुए उनको। अब बाकी कितने पीछे बच रहे हैं 1.5 लाख में से, इसमें से माइनस करें ना तो कोई रफली कोई 7,600 कुछ बच रहे हैं, 7,684.85 रुपीज। ये सारी कॉस्ट बाकी किन किन यूनिट्स ने ली होगी, डेफिनेटली ये उन यूनिट्स ने ली होगी जो भी कंप्लीट नहीं हुए, इनकम्प्लीट यूनिट्स, वर्क इन प्रोसेस वाले। लेकिन उनको भी तो कैलकुलेट करके दिखाना है ना हमने, कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये दरमियान वाली 2 लाइनें आप छोड़ दें, इसका हमारे साथ इस वक्त कोई ताल्लुक नहीं। अब मैं आ रहा हूं कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन पर, ठीक है। मटेरियल की कैलकुलेशन अलग लाइन में, लेबर की कैलकुलेशन अलग लाइन में, एफओएच की कैलकुलेशन अलग लाइन में, तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करना है, बाद में इनको ऐड करना है। देखिए कैसे करेंगे, आप मुझे बताएं कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर वर्क इन प्रोसेस के मटेरियल के कितने यूनिट्स बनते हैं, वर्क इन प्रोसेस के मटेरियल के यूनिट्स कितने बनते हैं इक्विवेलेंट, बताएं। 250, शाबाश साद, वेरी गुड, अदनान वेरी गुड। कुछ लोग जल्दबाजी में ना वो कह देते हैं 4,750, नहीं 4,500 नहीं लेने, उनका तो हमने हिसाब कर दिया ऊपर चुकता। मैंने वर्क इन प्रोसेस के कहे हैं, वर्क इन प्रोसेस वाले वो हैं जो ब्रैकेट में लिखे हुए, ब्रैकेट के अंदर। तो 500 का 50% कितना होता है 250, और मटेरियल का एक यूनिट कितनी कॉस्ट ले रहा है ये नीचे लिखा हुआ है, मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट यहां से देखें 10.526316, यही है ना, देख लें कैलकुलेशन अच्छी तरह से। 250 कहां से आया है, ब्रैकेट वाला पार्ट देखें, 500 इंटू 50% 250 होते हैं, और एक यूनिट की कॉस्ट मटेरियल की कितनी है 10.5263116, तो ये टोटल कितनी बन गई कैलकुलेट करें जी। 250
मल्टीप्लाइड बाय 10.526316, ये बनी है 2631 2631.579। ओके है, आपने भी कैलकुलेशन की होगी, नहीं की तो यार कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह मैं लेबर की करने लगा हूं। कैसे करूं? लेबर के कितने यूनिट्स लेंगे? 500 का 40% कितना होता है? 500 का 40% 200 होता है ना। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? लेबर की पर यूनिट कॉस्ट से। लेबर की पर यूनिट कॉस्ट नीचे से पढ़ें, 12 पॉइंट कितनी 76, मुझे उम्मीद है आपको नजर आ रही होगी मैं कहां से ले रहा हूं ये वैल्यू, 5957। ये अब इसको मल्टीप्लाई किया, 200 multiplied by 12.765957, तो ये रिजल्ट आया 2553.1914। ओके है, यहां तक ओके करें जी। गुड। आखिरी कैलकुलेशन कैसे होगी? 500 का 60% कितना होता है? 500 का 60% कितना होता है? 300 होता है। और एफ की पर यूनिट कॉस्ट याद है? दिखाता हूं, इसकी पर यूनिट कॉस्ट है, एक मिनट, इसको मैं चलो अब करो। 300 मल्टीप्लाइड बाय 8.33333, 6 टाइम्स आपने 3 टाइप करना है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आता है बोलोगे? करो मल्टीप्लाई। 2499, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप नोट करें, अब आप नोट करें इधर, ये तीनों को जब हमने ऐड किया है, मटेरियल लेबर एफओएच को, तो हमारे पास टोटल बाहर कितना आ गया है? 7684.7703। ये इन तीनों का सम है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की टोटल वैल्यू है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की ये टोटल वैल्यू है। अब ऊपर वाली वैल्यू जो कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड की थी और ये वाली, इन दोनों को ऐड कर दें, आपके पास पूरा पूरा 1.5 लाख रुपया टोटल हो गया। ठीक है, तो बस हम यही चाहते थे। ये सवाल आपका तभी ठीक होगा जब ये 1.5 लाख वही आएगा जो पीछे आपने टोटल कॉस्ट वाले कॉलम में लिखा हुआ, ये आना चाहिए उसके बराबर। हम इसी को तो असाइन कर रहे हैं ना, या इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं कि इसमें से कितनी कॉस्ट जो है वो यूनिट्स कंप्लीटेड ने ली है और कितनी यूनिट कॉस्ट जो है वो इनकम्प्लीट यूनिट्स को असाइन की गई। तो मैंने कोशिश अपनी पूरी की है कि ऑनलाइन के तरीके से भी आपको ये सवाल समझाया जा सके। तो क्या पहला सवाल आपको जो मैंने करवाया, एक्सरसाइज 3 करवाई है, क्या ये क्लियर है अच्छी तरह? ओके, अच्छा अब एक काम करना है आपने, सुने अभी 2 मिनट दें मुझे वलीद। वेरी गुड, अगर 100% समझ आ गया तो बहुत ही अच्छी बात। मैं आपको 2 एक्सरसाइजेस दे रहा हूँ ताकि पूरे वीक में कुछ तो काम करें ना। ये 2 एक्सरसाइजेस आप मैक्सिमम आधे से पौने घंटे में कर लेंगे। ठीक है, दफ्तर में बैठे बैठे इसको थोड़ा सा टाइम निकाल के ना, तो इसको कर लीजिएगा। ये मैंने आपको मुश्किल वाला क्वेश्चन करवाया, मैं इससे आसान वाला आपको दिखाने लगा। पहले 2 एक्सरसाइजेस मैंने जानबूझ के पहली 2 नहीं करवाई थी, वो ज्यादा आसान थी, वो आप खुद करेंगे होमवर्क। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वो आपने किस तरह करना। पहले आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग डेटा परटेन्स टू डिपार्टमेंट नंबर 1 ऑफ इंशा इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2014। सबसे पहले रुपए लिखे हुए हैं, रुपए। ये इंफॉर्मेशन जो रुपयों वाली है वो कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? थर्ड सेक्शन के अंदर, थर्ड कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल 50,000, ये मैं एक्सेल वाली फाइल ना आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप उसको देख देख के ना आप अपना काम कर सकें।
ठीक है, चाहे उसके अंदर ही बना लीजिएगा, आपके लिए आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। डायरेक्ट मटीरियल 50,000, डायरेक्ट लेबर 40,000, FOH 30,000, 50 और 40, 90 और 30, 1,20,000 की टोटल कॉस्ट होगी। यूनिट स्टार्टेड कितने हैं? 25,000। ट्रांसफर कितने किए हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट को? 20,000। पीछे कितने रह गए? 5,000। स्टिल इन प्रोसेस हैं जो 5,000, वो 50% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटीरियल। मटीरियल उस पर कितना लग चुका है? आधा, 50%। और 25% कन्वर्टेड लिखा हुआ है लफ्ज। कन्वर्टेड का मतलब है लेबर और FOH दोनों, यानी 25% लेबर है और 25% FOH, दोनों सेपरेट सेपरेट 25-25। कन्वर्टेड का मतलब कन्वर्जन कॉस्ट होता है भाई, और कन्वर्जन कॉस्ट से मतलब होता है लेबर और FOH दोनों के ऊपर 25% अप्लाई होगा। ठीक है, तो मैंने आपको वो सवाल करवाया था जिसमें मटेरियल की, लेबर की, FOH तीनों की परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट थी। इसमें क्या है? मटेरियल की सेपरेट है, लेबर FOH की एक जैसी है। इसको आप किस तरह से लेंगे? मटेरियल 50%, लेबर 25%, FOH भी 25%, इस तरह से लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। बाकी इसमें सवाल में कुछ भी नहीं है। अब पहला सवाल देखें, आंसर भी दिया हुआ है, चेक भी कर लीजिएगा ना कि आपका आंसर ठीक निकल रही है। पहला क्वेश्चन देखें, Siddiq Manufacturing Company Limited manufactures a product in its two producing departments. Production quantities and manufacturing cost of the first department during the month of September are given below. ये तो कहानी थी सारी, अब पढ़ते हैं हम असल बात पे आते हैं। 10,000 units were started in process, out of which 9,000 units were transferred to the second department. 10,000 स्टार्ट किए, 9,000 उसमें से कंप्लीट हो गए, कितने रह गए इनकम्प्लीट? 1,000। लिखा हुआ है रिमेनिंग 1,000 यूनिट्स पर 1/2। 1/2 क्या होता है? 50%। ऑफ 50% कंप्लीट एज टू मटेरियल, लेबर एंड FOH। यार ये तो और आसान हो गया, इसमें तो तीनों परसेंटेजेस एक जैसी हैं। मटेरियल भी 50% है, लेबर भी 50% है, FOH भी 50%। पहले सवाल में मटेरियल, लेबर, FOH की तीनों की परसेंटेज एक जैसी है, उनकी कैलकुलेशन एक तरह से होगी। और दूसरे सवाल में लेबर FOH 25-25 थे, मटेरियल 50 था। और तीसरा मैंने खुद करवा दिया, उसमें मटेरियल 50 थी, लेबर 40 थी, FOH 60 थी। तो उससे हेल्प लेते हुए आप पहला और दूसरा सवाल बआसानी कर सकते हैं। आगे उसने मटेरियल, लेबर, FOH की तीनों की रुपीज में जो वैल्यूज हैं वो आपको दे दी हुई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों सवाल 1, 2 और 3 एक्सरसाइजेज ये अब आप कर सकते हैं। मुझे आखिरी दफा कंफर्म कर दें, मैं आपके अटेंडेंस लेने लगा। क्या आप कर लेंगे तीनों एक्सरसाइजेज? सुपर, वेरी गुड। लें जी, अटेंडेंस पे आते हैं। रोल नंबर 1 to 20, रोल नंबर 1 to 20, नाम स्पेस रोल नंबर। ठीक है जी, 1 to 20 हो गए। नहीं दानिश साहब, आप 1 से 20 के अंदर तो नहीं आ रहे ना भाई, क्या कर रहे हो? जिस तरतीब से मैं पूछ रहा हूँ उसी तरतीब में आप अटेंडेंस लगाएं ना। 1 to 20 मैंने कहा। अब आगे चलें 21 to 40। माइक ऑफ रखें प्लीज। 21 to 40। 41 to 60। दानिश भाई आप लिखें 41 to 60। 61 to 80। 81 to 100। 81
81 से लेके 100 तक। वन 101 to 120। 121 to 140। 121 to 140। जितने भी बाकी रह गए, अगर कोई रह गया तो वो भी लिख दें। चलें ठीक है। और ये क्लास पूरी नहीं अटेंड कर रही, ये CR साहब ज़रा चेक कीजिएगा। ठीक है, अभी मेरा ख्याल है 15-20 लोग आपके क्लास नहीं ले रहे, उनको भी कहिए कि क्लास लिया जाए। ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको और आपको एक्सेल की फाइल